वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम हमारे आर एस मेंस के लॉ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इसमें हम फर्स्ट सेक्शन देखेंगे जो है एप्लीकेशन सेक्शन, मतलब किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक ये एक्ट एप्लीकेबल होगी। ये एक्ट एप्लीकेबल होगी पूरे इंडिया में, इंडिया की किसी भी स्टेट, किसी भी टेरिटरी में, प्लस जो भी सिटीजन्स हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं, उन पे भी एप्लीकेबल होगी। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो भी NRIs हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है डेफिनेशन सेक्शन। एज यूजुअल सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी एक्ट का। पहले डेफिनेशन हम देखेंगे जो है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन की डेफिनेशन लास्ट ईयर 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। चिल्ड्रन की डेफिनेशन में मतलब ये है कि कौन कौन से लोग सीनियर सिटीजन्स या पेरेंट्स के चिल्ड्रन काउंट किए जाएंगे। कौन होगा वो? सन, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ये चारों एज चिल्ड्रन काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी इनमें से माइनर है तो वो काउंट नहीं होगा। इंक्लूड सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है कि क्या क्या चीज़ें एक सीनियर सिटीजन्स या पेरेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी एक चिल्ड्रन के द्वारा इन केस ऑफ नीड। मेंटेनेंस का मतलब है फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिकल अटेंडेंस, चार चीज़ें मेंटेनेंस में काउंट होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है माइनर कौन होगा। जो हमने देखा चिल्ड्रन में माइनर इंक्लूडेड नहीं है, वो माइनर क्या होगा? माइनर वो होगा जो मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंडर में जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेंड नहीं किया है। जो भी एज ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 में मेंशन की गई है, अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी उसने अटेंड नहीं की है तब तक वो माइनर ही होगा। और एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? 18 ईयर्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पेरेंट। पेरेंट मीन्स क्या होगा? कौन कौन इस पेरेंट की डेफिनेशन में आएंगे और कौन कौन से लोग होंगे जो एलिजिबल होंगे मेंटेनेंस और वेलफेयर को रिसीव करने के लिए। पहला होगा फादर, चिल्ड्रन के फादर या मदर, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो अडॉप्टिव हो, या फिर मतलब किसी पेरेंट्स ने अगर उसको अडॉप्ट किया हो तो भी वो काउंट होगा। चाहे स्टेप फादर हो या फिर स्टेप मदर हो, चाहे फादर या मदर ने चाहे 60 ईयर्स की एज को क्रॉस नहीं किया हो, मतलब वो सीनियर सिटीजन्स नहीं भी होंगे तो भी वो पेरेंट काउंट होंगे, वेदर और नॉट द फादर और मदर इज़ अ सीनियर सिटीजन। ठीक है। अ पेरेंट मीन अ फादर, मदर वेदर बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव, और स्टेप फादर, स्टेप मदर एज द केस में बी, वेदर और नॉट द फादर और द मदर इज़ अ सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जिसे चल प्रॉपर्टी हो या अचल हो, पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो या खुद ने एक्वायर की हो, चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, प्लस इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई भी राइट्स या कोई भी इंटरेस्ट होगा, वो सब प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में काउंट होगा। इंक्लूड्स राइट्स और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिव। पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स चिल्ड्रन से भी मेंटेनेंस और वेलफेयर ले सकते हैं, प्लस इन केस कि उनका कोई चिल्ड्रन नहीं हो, चाइल्डलेस है, तो वो रिलेटिव से भी अपने लिए मेंटेनेंस और वेलफेयर की डिमांड कर सकते हैं। रिलेटिव की डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? एनी लीगल हायर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स हु इज़ नॉट अ माइनर एंड इज़ इन पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। इसका मतलब है कि कोई भी उसका लीगल हायर है, मतलब उसके बाद में सीनियर सिटीजन्स के मरने के बाद में जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है या प्रेजेंटली उसके पोजीशन में सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी है, ऐसा जो भी व्यक्ति होगा वो रिलेटिव काउंट किया जाएगा एक चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के केस में। ठीक है। लेकिन मेन इसमें भी वही पॉइंट है, वो माइनर नहीं होना चाहिए।
अगर चिल्ड्रन है या रिलेटिव है, माइनर है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी मेंटेनेंस और वेलफेयर की। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेन सीनियर सिटीजन कौन होगा। सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति है जिसने 60 साल की उम्र को अचीव कर लिया है और वो उससे ज़्यादा की उम्र का है। द वन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबो। और सिंपल मीन जो उसमें क्लॉज तो है ही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये एक्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर लागू होती है, चाहे वो इंडिया में रहता हो या इंडिया के बाहर रहता हो। वेलफेयर क्या होगा? मेंटेनेंस हमने देख लिया है, रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल फैसिलिटीज़। और वेलफेयर क्या होगा? वेलफेयर होगा फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशनल सेंटर्स एंड अदर एमिनिटीज़ नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन्स। मेंटेनेंस और वेलफेयर एक ही टर्म है, लेकिन वेलफेयर के अंदर एडिशनल क्या है? रिक्रिएशनल सेंटर्स और जो भी अमेनिटीज़ जो एक सीनियर सिटीजन को ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी अर्निंग से या अपनी प्रॉपर्टी से, वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट की जो एप्लीकेशन होगी वो किसके टूवर्ड्स होगी? अपने चिल्ड्रन के टूवर्ड्स या अपने रिलेटिव के टूवर्ड्स होगी। और इन चिल्ड्रन और रिलेटिव का ऑब्लिगेशन है कि वो सीनियर सिटीजन्स को बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। ये ऑब्लिगेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे फादर हो या मदर हो। फादर और मदर दोनों डिमांड कर सकते हैं मेंटेनेंस और वेलफेयर का। अगर ऐसा कोई भी रिलेटिव है जिसके पास मीन्स और रिसोर्सेज हैं सीनियर सिटीजन्स को पालने के या उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के, तो ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है सीनियर सिटीजन्स को मेंटेनेंस और वेलफेयर प्रोवाइड कराने का। लेकिन बनिस्बत उसको वो लीगल हायर होना चाहिए सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी का। अगर मान लो कि मल्टीपल रिलेटिव्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाले हैं, तो जो भी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे रिलेटिव्स के ऊपर आएगी। सारे रिलेटिव्स इक्वली या जो भी शेयर में वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाले हैं उस शेयर में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सीनियर सिटीजन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होगी वो कैसे दी जाएगी? पहली चीज़, ये एप्लीकेशन दे कौन सकता है? इसमें से 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एन एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय अ सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन खुद है वो कर सकता है, या फिर कोई पेरेंट है तो वो कर सकता है, या उन्होंने किसी को ऑथराइज़ किया है तो वो कर सकता है, या फिर कोई जो ट्रिब्यूनल है, जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है वो खुद सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, वो स्वयं से एक्शन ले सकती है मेंटेनेंस प्रोवाइड कराने के लिए। एंड ट्रिब्यूनल कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। जब ये प्रोसीडिंग चल रही होती है मेंटेनेंस की, ट्रिब्यूनल चाहे तो वो ऑर्डर कर सकती है कि जब तक मेंटेनेंस की ये हियरिंग फाइनल नहीं हो जाती तब तक कुछ इंटरिम मंथली मेंटेनेंस पेमेंट सीनियर सिटीजन्स को किए जाए बाय रिलेटिव और हिज चिल्ड्रन। ठीक है, द ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर इंटरिम मंथली मेंटेनेंस पेमेंट ताकि सीनियर सिटीजन या पेरेंट अपना गुजारा कर सके। जब भी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास आती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है ट्रिब्यूनल का? वो इंक्वायरी करता है। ट्रिब्यूनल होल्ड्स एन इंक्वायरी। जो भी इंक्वायरी ट्रिब्यूनल कर रही है, जो भी केस हियरिंग कर रही है, ट्रिब्यूनल को वो केस को 90 दिन के अंदर सॉल्व करना होता है। मस्ट बी रिजॉल्व विद इन द 90 डेज प्लस पॉसिबल है अगर किसी भी कारणों से कोई भी कारण होता है तो उसकी वजह से 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 90 डेज प्लस 30 डेज एक्सटेंशन फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ये जो एप्लीकेशन हम मेंटेनेंस की कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन या पेरेंट करते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या एक से ज़्यादा व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है। कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट 1 और मोर देन 1 पर्सन। अगर मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ वो एप्लीकेशन की गई है, किसी चाइल्ड या रिलेटिव के खिलाफ एप्लीकेशन की गई है और उनमें से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इसका ये मतलब रहेगा कि जो बाकी जो व्यक्ति बचे हुए हैं, जो जिंदा है, उनके ऊपर अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। किसी व्यक्ति की डेथ के कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी। डेथ ऑफ 1 और मोर पर्सन ऑर्डर टू पे डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द अदर्स।
जो मेंटेनेंस का अलाउंस है वो किस दिन से एप्लीकेबल होगा, किस दिन से उनको देना ज़रूरी होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, द डेट ऑफ ऑर्डर होगा, या फिर सेकेंडली फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि कब से इनको मेंटेनेंस पेमेंट अलाउड किया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति फेल हो जाता है मेंटेनेंस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, तो ट्रिब्यूनल एक वारंट इशू कर सकता है कि आप वो पेमेंट पे करें। अगर वो फिर भी नहीं करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट के भी इसमें प्रोविजंस है फॉर द नॉन कंप्लायंस। द ट्रिब्यूनल कैन इशू ए वारंट फॉर लेविंग द अनपेड अमाउंट विद पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। जो वारंट फॉर रिकवरी है, मान लो किसी सीनियर सिटीजन्स को पैसे मिलते नहीं हैं, किसी महीनों में नहीं मिलते हैं, तो जिस टाइम से उसको मिलना बंद हुए हैं उसके 3 महीने के अंदर अंदर उनको वारंट फॉर रिकवरी डिमांड करना होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये बोलता है कि जो जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, इस पूरी मेंटेनेंस जो हियरिंग होगी, मेंटेनेंस इंक्वायरी होगी, जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स है वो किसी भी चिल्ड्रन के खिलाफ या किसी भी रिलेटिव के खिलाफ में स्टार्ट की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? या फिर वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करते हैं, या फिर लास्ट उन्होंने रिसाइड किया है, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन डिसाइड करता है, या तो एप्लीकेंट के डिस्ट्रिक्ट में, या फिर जहाँ पे चाइल्ड या रिलेटिव रिसाइड करता है उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर रहता है, जो चाइल्ड या रिलेटिव इंडिया से बाहर रहता है, तो जो ट्रिब्यूनल होगा वो समन किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूव्ड अथॉरिटी होगी उसके थ्रू वो समन इशू कर सकता है। ये हो गई जुरिस्डिक्शन की बात में, कहाँ पे केस चलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर सीधी सी बात, हमने बात की कि 90 डेज़ के अंदर पूरा करना है, 30 डेज़ का एक्सटेंशन होगा। अगर वारंट फॉर रिकवरी चाहिए तो आपको 3 मंथ के अंदर अंदर इंटीमेट करना होगा। प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर ये है कि चाइल्ड या रिलेटिव के खिलाफ, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की है, उसके खिलाफ एक ट्रिब्यूनल समन इशू कर सकता है। ठीक है, द ट्रिब्यूनल इशूज द प्रोसेस टू समन द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट whom द एप्लीकेशन इज फाइल्ड। जो ट्रिब्यूनल होता है उसके पास पावर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के, टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव। वो चाहे तो रिलेटिव और चिल्ड्रन को बुला सकते हैं, उनको समन कर सकते हैं, उनके पास पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के। जो भी एविडेंस इस केसेस में, जो भी एविडेंस लिए जाते हैं वो चाइल्ड या रिलेटिव की प्रेजेंस में लिए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर प्रोसीजर्स मेंटेन्ड है उसके अंडर ही लिए जाते हैं। मान लो अगर ट्रिब्यूनल फाइंड करता है कि कोई भी जो रिलेटिव है या चाइल्ड है वो सर्विसेज को अवॉइड कर रहा है, समन्स को अवॉइड कर रहा है या नेग्लेक्ट कर रहा है अटेंड करने से ट्रिब्यूनल को, तो वो केस को एक्स पार्टे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्स पार्टे का मतलब क्या है? एक साइड की बात को ही मद्देनज़र रखते हुए, एक साइड को ही ध्यान देते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। इस केसेस में चाइल्ड या रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू को या उनके आर्ग्यूमेंट्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा। इट कैन प्रोसीड विद द केस एक्स पार्टे। ट्रिब्यूनल चाहे तो वो केस को किसी कंसिलेशन ऑफिसर को भी रेफर कर सकती है बिफोर हियरिंग। कंसिलेशन ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो बातचीत से केस को या मैटर को सुलझाने की कोशिश करता है। ट्रिब्यूनल का ये फोकस रहता है कि अगर आपकी जो भी मुद्दा है बातचीत से सुलझ सकता है तो पहले आप सुलझा दें, फिर ट्रिब्यूनल में उसकी हियरिंग हो। द ट्रिब्यूनल कैन रेफर एप्लीकेशन टू द कंसिलेशन ऑफिसर बिफोर हियरिंग। इफ एमिकेबल सेटलमेंट इज रीच्ड, द ट्रिब्यूनल कैन पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। अगर कोई भी कंसिलेशन ऑफिसर के द्वारा और कंसिलेशन हो जाता है, कोई ऑर्डर फाइनल हो जाता है, तो ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर को पास कर देता है। नेक्स्ट सेक्शन 7 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कहाँ बनती है और किसके द्वारा बनाई जाती है? मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जो भी होती है वो हर सब डिवीज़न में बनती है। जो भी सब डिवीज़न जहाँ पे एसडीएम बैठता है उस सब डिवीज़न में बनती है। वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल हो सकती है और इसको बनाता कौन है? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसको प्रिसाइड कौन करता है? इसको प्रिसाइड किया जाता है
ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO। जनरली SDO या SDM जो होता है इसके ऊपर प्रिसाइड करता है, प्रिसाइडेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। मान लो किसी एरिया में मल्टीपल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश की गई है, तो जो भी उनका बिजनेस होगा वो डिवाइड हो जाएगा एरियाज़ के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8, समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी। ट्रिब्यूनल चाहे तो एक शॉर्ट प्रोसीजर्स को भी फॉलो कर सकती है एज पर द रूल्स एंड मेंशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि केस को जल्दी सॉल्व किया जाएगा। इस प्रोसेस को फॉलो करते वक्त ट्रिब्यूनल के पास पावर होते हैं सिविल कोड के। सिविल कोड के पावर क्या होते हैं? जैसे एविडेंस ले सकती है ओथ पे, विटनेस का अटेंडेंस इन्फोर्स करवा सकती है, कंपेलिंग डिस्कवरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं, और जो भी अदर नेसेसरीज पर्पसेस हैं उसको, जो भी सिविल कोड्स के अदर पावर्स है उसको यूज़ कर सकती है ड्यूरिंग दिस समरी प्रोसीजर। ट्रिब्यूनल चाहे इस प्रोसीजर के दौरान जो भी एक्सपर्ट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं तो उनसे भी असिस्टेंस ले सकती है, मतलब आउटसाइड नॉलेज को भी सीख कर सकती है। कैन सीक असिस्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल विद स्पेशल नॉलेज रेलेवेंट टू द इंक्वायरी। नेक्स्ट आता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। अगर कोई भी चाइल्ड, कोई भी रिलेटिव मना कर देता है या नेग्लेक्ट कर देता है सिटीजन को, सीनियर सिटीजन को सपोर्ट करने से, तो ट्रिब्यूनल उसे ऑर्डर कर सकती है कि आप एक मंथली अलाउंस दो। वो अलाउंस कितना होगा वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी, लेकिन किसी भी केस में वो अलाउंस 10,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द अलाउंस अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल एंड शुड नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़ पर मंथ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 10, अल्ट्रेशन इन अलाउंस। जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा, कोई भी चेंजेस लाने हैं अलाउंस के अंदर, तो वो कैसे लाया जाएगा। The tribunal can modify the maintenance allowance if there is a proof of misrepresentation, mistake or changed circumstances of the person receiving the allowance. अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोई फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोई फैक्ट्स सही से प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, कोई मिस्टेक हुई है इस मेंटेनेंस अलाउंस को पास करने में, या फिर कोई भी सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं, परिस्थिति बदल गई हो सीनियर सिटीजन की या पेरेंट की, तो ट्रिब्यूनल मॉडिफाई कर सकता है इन अलाउंसेस को। अगर मान लो कोई भी सिविल कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि आपको कोई कैंसिलेशन चाहिए या वेरिएशन की ज़रूरत है, तो ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर। जो मेंटेनेंस ऑर्डर होता है उसको सीनियर सिटीजन्स को बिना चार्ज के प्रोवाइड किया जाता है। बिना किसी पेमेंट के मेंटेनेंस ऑर्डर जो भी पास किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा वो सीनियर सिटीजन या पेरेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12, ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस। जो सीनियर सिटीजन्स हैं और पेरेंट्स हैं उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इस एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चलाओ और इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस डिमांड करो, या फिर आप CRPC जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके चैप्टर 9 के अंडर में जो प्रोविजंस थे उसके अंडर में आप प्रोसीडिंग्स चलाओ और मेंटेनेंस डिमांड करो। इनमें से आपको कोई भी एक रास्ता चूज़ करना है, आप दोनों रास्ते चूज़ नहीं कर सकते। अभी ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर चेंज हो चुका है, अभी नई न्यायिक कानून आ गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग प्रोविजंस होंगे, लेकिन अभी हमको यही पढ़ना है, इस एक्ट के अंदर यही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। जो भी रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन होगा या रिलेटिव है जिसको ऑर्डर किया गया है मेंटेनेंस अमाउंट देने के लिए, उसको ट्रिब्यूनल के डिसीजन के 30 दिन के अंदर अंदर मेंटेनेंस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना होगा। द ऑर्डर डिपॉजिट अमाउंट विद इन 30 days ऑफ द ट्रिब्यूनल्स डिसीजन, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर उसको जमा करवाना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14। अगर कोई भी क्लेम अलाउ किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा तो उन केसेस में इंटरेस्ट का भी प्रोविजन है। इंटरेस्ट कितना हो सकता है? नॉट लेस देन 5 और नॉट मोर देन 18%। 5 से कम नहीं और 18 से ज़्यादा नहीं, इतना इंटरेस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। स्टेट गवर्नमेंट चाहे
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल भी फॉर्म कर सकती है। जो भी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में केसेस होंगे उसके खिलाफ जो अपील की जाएगी वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जाएगा, उसको की जाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट कैन स्टैब्लिश एन अपीलिएट ट्रिब्यूनल, वन अपीलिएट ट्रिब्यूनल पर डिस्ट्रिक्ट थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसको प्रिसाइड कौन करेगा? एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उसके लेवल का ऑफिसर होगा। जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में कौन था? एसडीओ लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, और जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। अब जो भी अपील्स है, अभी अपीलिएट ट्रिब्यूनल की बात की, तो अपील्स जो होगी उसका क्या प्रोविजन है? जो भी सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के साथ में, तो वो 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। कैन ऑर्डर अपील विद इन 60 डेज। इस अपील के दौरान, इस अपील के प्रोसीजर के दौरान, जो भी फर्स्ट मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर पास किया है मेंटेनेंस अमाउंट का, वो जो पेमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। अपील किया इसका मतलब ये नहीं कि पेमेंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसके लिए ब्रेक हो जाएगा। जो भी पेमेंट की बात हुई है वो कंटिन्यू होगा। इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई भी ऐसा ऑर्डर पास होता है जिससे उसमें चेंजेस आते हैं तो चेंजेस होंगे, अन्यथा वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी। द पेमेंट ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल मस्ट कंटिन्यू ड्यूरिंग द अपील प्रोसेस। अपीलिएट ट्रिब्यूनल है तो वो चाहे तो 60 दिन के बाद भी केसेस को ले सकती है अगर सफिशिएंट रीज़न है तो। कैन एंटरटेन अपील आफ्टर 60 डेज इफ देयर इज अ वैलिड रीज़न। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं अपील को लेके? वो चाहे तो अलाउ कर सकती है अपील को और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है। कंपल्शन नहीं है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अपील को अलाउ ही करेगी। अगर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन लेती है अपील की, तो उसको केस को 1 महीने के अंदर अंदर फाइनल डिसीजन सुनाना होगा। प्लस जो भी दोनों पार्टीज़ हैं, जो केस करने वाला, जो अपील करने वाला है और जिसके खिलाफ अपील की गई है, दोनों पार्टीज़ के पास राइट है कि उनकी बात को सुना जाए। बोथ हैव राइट्स टू बी हर्ड। ठीक है। और जो भी इनकी कॉपीज़ होगी ऑर्डर्स की, वो दोनों पार्टीज़ को प्रोवाइड की जाएगी विदाउट चार्ज। ये है अपील का प्रोविज़न। इसके ऊपर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब अपील की जा सकती है। 60 दिन के अंदर की जा सकती है और 60 दिन के बाद भी की जा सकती है अगर वैलिड रीज़न हो। ठीक है। और जो भी उसका डिसीजन होगा उसको 1 महीने के अंदर उनको अपीलेट ट्रिब्यूनल को सुनाना होगा। और अपीलेट ट्रिब्यूनल हेड कौन करेगा? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब मेन प्रोविजन क्या है? ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं और जो भी पेरेंट्स होते हैं या जो भी पार्टीज़ हैं, उनके पास राइट नहीं है कि वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएं। पार्टीज इन द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है। कोई भी वकील को वो हायर नहीं कर सकते अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्हें खुद को ही अपना केस रखना होता है या फिर जो मेंटेनेंस ऑफिसर होता है वो उनकी तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। नेक्स्ट सेक्शन है मेंटेनेंस ऑफिसर का। स्टेट गवर्नमेंट एक मेंटेनेंस ऑफिसर को डेजिग्नेट करती है, जो जनरली होता है एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर या उसके बराबर का कोई ऑफिसर जो होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है मेंटेनेंस ऑफिसर को एज एन मेंटेनेंस ऑफिसर। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिप्रेजेंट पेरेंट्स इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल इफ डिजायर्ड। अगर पेरेंट खुद को रिप्रेजेंट करने की कैपेबल नहीं है या वो डिज़ायर करते हैं कि हमको कोई रिप्रेजेंट करे, तो उस केस में एक मेंटेनेंस ऑफिसर पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा या सीनियर सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करेगा, चाइल्ड या रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टैब्लिश भी कर सकती है और मेंटेन भी कर सकती है ओल्ड एज होम्स को एक्सेसिबल प्लेसेस में। जिम्मेदारी ये है कि आपको एटलीस्ट एक ओल्ड एज होम इस्टेब्लिश करना है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एटलीस्ट 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और मिनिमम उन होम्स में कैपेसिटी होनी चाहिए 150 इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स को ऑक्यूपाई करने की। इंडिजेंट का मतलब हो गया कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो केपेबल नहीं है खुद को सस्टेन करने के लिए, उनके पास मीन्स नहीं है वो खुद को सस्टेन कर पाए। वो मीन्स क्या होंगे वो सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स
नेक्स्ट सेक्शन क्या है? पब्लिसिटी, अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन। सिंपल है कि आपको अवेयरनेस फैलानी है इस सेक्शंस के बारे में, इस एक्ट के बारे में, और पब्लिक, सीनियर सिटीजन्स को, पेरेंट्स को, सबको अवेयर करना है कि उनकी राइट्स क्या क्या है। अब अथॉरिटीज़ कौन है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए। और इस एक्ट को, प्रोविजंस को एनफोर्स करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो अपने पावर्स को डेलीगेट भी कर सकता है, और जो ड्यूटीज़ हैं वो ऑफिसर में डेजिग्नेट भी कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है ताकि वो सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन में हेल्प कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 23, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। मान लो सीनियर सिटीजन्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके जो भी रिलेटिव हैं, उनके जो भी चिल्ड्रन हैं, वो उनको सस्टेन करेंगे, उनको मेंटेनेंस देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि वो लोग वो चीज़ें नहीं करते जो सीनियर सिटीजन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई भी और कारण हो, तो जो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है उसको कैंसिल किया जा सकता है। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को फ्रॉड माना जाएगा अगर जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, जो वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन या पेरेंट को जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ उसने प्रॉमिस की थी वो प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है। सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, जिसको की वो फेल हो गया सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स की प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करने में, तो ऐसी प्रॉपर्टी को फ्रॉड माना जाएगा। और ये कौन करा सकता है? जो भी सीनियर सिटीजन या पेरेंट है जो ट्रांसफ़रर है, उसकी मर्ज़ी पे ही ये फ्रॉड डिक्लेयर हो सकता है। अगर वो चाहेगा तो ये प्रॉपर्टी वॉइड हो जाएगी। Deemed fraud if transferee fails to provide basic amenities as promised and shall at the option of transferor be declared void by the tribunal. सेकेंड केस क्या है? अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास एक राइट है कि उसको किसी एस्टेट से मेंटेनेंस मिलेगा, अज्यूम कर लो कोई प्रॉपर्टी है उसकी, उससे उसको किराया मिलता होगा या उससे उसको कोई भी तरीके का मेंटेनेंस मिलता होगा, और ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है जिससे मेंटेनेंस मिलने वाला था, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसी व्यक्ति को, ट्रांसफरी को, और उस व्यक्ति को पता था कि ऐसा राइट है उस सीनियर सिटीजन के पास में, मतलब ऐसी राइट थी कि वो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ऐसा उस ट्रांसफरी को पता था। तो इस केस के अंदर ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन को देने का। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है बाय सीनियर सिटीजन टू अ ट्रांसफरी, तो जो भी राइट सीनियर सिटीजन का उस प्रॉपर्टी से था, अगर ट्रांसफरी को पता था कि हाँ ऐसा कुछ राइट है, तब वो ट्रांसफरी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो राइट वो फुलफ़िल करे। सेकंड केस, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो भी की गई वो ग्रेचुअस की गई, मतलब आउट ऑफ या फ्री गई, बिना किसी पैसे के एवज में की गई, तो भी ट्रांसफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसकी प्रॉमिसेस, उसकी राइट्स को फुलफ़िल करे। लेकिन अगर ट्रांसफरी को नहीं पता था कि ऐसी कोई भी राइट एग्जिस्ट करती है, या उसको नॉलेज में ऐसी कोई भी राइट के बारे में नहीं पता था और उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई, तो इस केस में ट्रांसफरी लायबल नहीं होगा। अगर उसके पास नोटिस में था कि राइट है और उसकी प्रॉपर्टी फ्री में ट्रांसफ़र हुई है, तो ही ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी केसेस के अंदर वो नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 24, एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन्स को इंटेंशनली किसी भी लोकेशन पे अबेंडन कर देता है या अकेला छोड़ देता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट क्या होगी? जेल हो सकती है 3 महीने की, या फिर 5,000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और जो भी ऐसे मैटर्स होंगे, जो भी ये जुरिस्डिक्शन है मेंटेनेंस वाला, उसमें सिविल कोर्ट एंट्री नहीं ले सकता। सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है मेंटेनेंस के केसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्ट कंप्लीट होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और जो भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमको हेल्प होती है आपको सही कंटेंट टाइमली प्रोवाइड करने में।